ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू ब्रो स्पोर्ट्स। आज के पॉडकास्ट में काफी टॉपिक्स होने वाले हैं। वील बी टॉकिंग अबाउट यूसीएल राउंड ऑफ 16 सेकंड लेग फिक्चर्स, मैचेस लाइक बायर्न वर्सेस लाज़ियो, पीएसजी वर्सेस सोसिएडाड, ये सारे कवर करेंगे। एंड क्रिकेट में भी भाई फिफ्थ टेस्ट मैच शुरू होने वाला है कल से, तो उसका डिटेल प्रीव्यू हमें निकालना है। वील बी डिस्कसिंग द पिच, द वेदर, द प्लेइंग 11, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स बिगिन। Okay, so let's now start with Bayern versus Lazio. I think it's fair to say कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो है इस दिन का यही होने वाला था, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली पीएसजी का ऑलरेडी मैच 2-0 पे खत्म हो चुका था पहला लेग, एंड कोई बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिल नहीं रही थी पहले मैच से, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड लाज़ियो ने जिस तरीके से जो मेंटल दिखाया था, जो रेजिलियंस दिखाई थी पहले लेग में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, देयर वॉज सम होप, देयर वॉज एन आउटसाइड चांस कि शायद लाज़ियो कुछ ना कुछ करके कोई रिजल्ट यहाँ से निकाल ले एंड भगवान की किस्मत से शायद क्वार्टर तक भी पहुंच जाए। ऑफ कोर्स ऐसा हुआ नहीं अल्टीमेटली, बट लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन ऐसा क्यों नहीं हुआ एग्जैक्टली, एंड बायर्न ने इतना ज़्यादा अच्छा कैसे खेल लिया। लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स राइट अवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस थे इन द डिफेंस पर्टिकुलरली। उपामेकानो खेल नहीं रहे थे भाई साहब, बिकॉज पिछली बार जिनको याद है उनको रेड कार्ड मिल चुका था। किम और माजराओ वो दोनों भी नहीं खेल रहे थे, तो मतलब बेसिकली 3 तो आउटराइट चेंजेस हमें करने ही पड़े यहाँ पर। सो व्हाट वी सॉ वाज किमिक एज अ राइट बैक, डिलिक्ट और डियर है या फिर अपना डायर बोल लो, मतलब मैं थोड़ी फ्रेंच साइड पे चला गया बोलते वक्त, बट दीज टू गाइज विद द सेंटर बैक्स, एंड लेफ्ट बैक पे ग्रेरो फिर से खेल रहे थे जस्ट लाइक द फर्स्ट लेग। अप टॉप उनके आगे एक डबल पिवट था, बेसिकली 4-2-3-1 की लाइनअप थी। डबल पिवट में हमारे पास पाव्लोविच और गोरेट्स्का खेल रहे थे वहाँ पर, एंड जस्ट टू स्पॉइल अ बिट ऑफ इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, पाव्लोविच इन माय ओपिनियन हैड अ ग्रेट गेम। उसके आगे जो 3 प्लेयर्स थे, वी हैड 3 फॉरवर्ड्स, राइट साइड पे साने थे, लेफ्ट साइड पे मूसियाला थे, एंड बीच में मुलर थे, एंड अप टॉप ऑफ कोर्स हैरी केन थे। सो ये तो हमारा 4-2-3-1 का सेटअप हो गया। लाज़ियो गोइंग विद द 4-3-3। अब अगर हम लोग पहले हाफ की बात करें, बिकॉज द बिल्डअप वॉज प्रिटी नाइस। अभी लाज़ियो के जो फैंस थे वो स्टेडियम में आने से पहले, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट प्रो हिटलर चैंट्स भी दिए जा रहे थे, तो जस्ट टू आई गेस राइल अप द क्राउड देयर एंड टू असर्ट सम लेवल ऑफ डोमिनेंस। थोड़ा रेसिस्ट चलेगा वो लोग, बट हाँ, जो नेक टू नेक फाइट होती ना, और एक वो अंडरडॉग का हक जमाना कि भाई हम भी यहाँ पे जीतने के लिए आए, हम लोग अंडरडॉग की तरह खेलने नहीं वाले एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत दिख रहा था इन अ रॉन्ग वे, बट इट वॉज प्रिटी क्लियर। एंड देन वी सी कि यार पहला हाफ शुरू होता है एंड इट फेल्ट लाइक एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द फर्स्ट लेग। व्हाई डू आई से दैट? वी सॉ लाज़ियो डिफेंडिंग विद ऑल देयर रेजोल्यूट, मतलब कि सारे के सारे प्लेयर्स ट्रैक बैक करके पीछे आएंगे जब भी बैन अटैक कर रही होगी, बहुत सॉलिड रहेंगे डिफेंस में, बट जैसे ही दे गेट इवन अ स्निफ ऑफ अटैक, एक जरा सा अटैकिंग चांस भी मिल गया ना, तो दे वुड गो राइट इन फ्रंट, सब बार्ज करेंगे फॉरवर्ड, सब ट्राई करेंगे स्कोर करने का। ये एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट बैलेंस आप कह लो एक तरीके से, बिटवीन अ वेरी रेजोल्यूट डिफेंस एंड अ वेरी क्विक अटैक एज वेल। ये हमें देखने को मिला था पहले लेग में, जिसकी वजह से आई स्ट्रांगली बिलीव कि लाज़ियो ने थोड़ा बहुत टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कुड आर्ग्यू कि शॉक करके दिया था बायर्न को। पहले के 10-15 मिनट वर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट। इनफैक्ट मैंने पहले 10 मिनट का मैच देख के ट्वीट भी किया था कि यार अगर बायर्न को ऐसे ही खेलना है ना, तो फिर अभी से हार मान लो, बिकॉज ऐसे तो जीतने से रहे। एंड सरप्राइजिंगली वो 10-12 मिनट के स्पेल के बाद ही एकदम से वी स्टार्ट सीइंग अ बिट ऑफ चेंज। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साने, मूसियाला, मुलर, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन किमिच ऑन द राइट विंग, हैरी केन, ये सब के सब जो ना अटैक में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। एवरीबडी वॉज गोइंग फॉरवर्ड, कुछ शॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट पहले के 15-20 मिनट जब खत्म हुए थे ना, एकदम से इतने सारे शॉट्स ले लिए गए थे कि बाय द 20th मिनट बायर्न ऑलरेडी हैड 8 शॉट्स ऑन टारगेट। नहीं थे सारे, बट 8 शॉट ऑलरेडी ले चुके थे। एंड दिस इज वेयर आई वुड प्रेज बायर्न म्यूनिख एंड मे बी थॉमस टुकल ऑल्सो, बिकॉज आई एम श्योर ही हैज समथिंग टू डू विद दिस टैक्टिक, बिकॉज I began watching the game more closely around that point of time, and I noticed जब भी बायर्न म्यूनिख पोजीशन में थी ना, they would make a 3-1-4-2 on paper to start with formation as we discussed 4-2-3-1 की थी, but जो tactical setup था when in possession, they were in a 3-1-4-2, and 3-1-4-2 में भी the center backs were quite peculiar, because
हम यहाँ पे देखते हैं कि किमिच जो है ना वो पीछे होल्ड नहीं कर रहा था. ही वुड बी द राइट मिड प्लेयर, राइट विंग पे आगे जा रहा था वो. बैक थ्री में बस डिलेक्ट, डियर और गोरेट्स्का ड्रॉप करके मिडफील्ड से पीछे बना था बैक थ्री उनके साथ. गुरेरो ऑन द लेफ्ट विंग एंड किमिच ऑन द राइट विंग, ये दोनों आगे ब्लास्ट करे हुए थे. इन 3 सेंटर बैक्स के आगे सिर्फ एक सिंगल पिवट था, वो था पाव्लोविच. एंड आई टेल यू हाउ ही हैड अ वेरी क्रूशियल गेम. बट उसके आगे फिर 4 प्लेयर्स और थे. लेफ्ट साइड पे गुरेरो, राइट साइड पे किमिच, बीच में साने और मूसियाला. एंड उनके आगे यू कुड आर्ग्यू 2 स्ट्राइकर्स थे. एक तो ऑब्वियसली केन, एक सेकंड स्ट्राइकर टाइप का रोल का जो डमी रोल हम लोग बेसिकली कहते हैं, वो मूलर प्ले कर रहा था वहां पर. सो इट वॉज अ हाइपर अटैकिंग फॉर्मेशन, बहुत अग्रेसिव फॉर्मेशन थी, सब आगे जा रहे थे. दिस इज नॉट वॉट वी सॉ इन द फर्स्ट लेग जहां पे वो लोग टिपिकल 4-2-3-1 के साथ ही खेल रहे थे. एंड क्वाइट रिजर्व्ड इन माई ओपिनियन इन देयर अटैकिंग प्रोवेस इन द फर्स्ट लेग. यहाँ पे द गेम वॉज टोटली ऑपोजिट. पहले के 10-15 मिनट में फिर भी द काइंड ऑफ रेप्लिकेटेड द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लेग. बट उसके बाद से जब वो इस फॉर्मेशन में आना शुरू हुए, इस टैक्टिकल सेटअप में आना शुरू हुए, वी कुड सी देम डोमिनेटिंग मच मच मोर. एंड वाई डिड आई से कि पाव्लोविच हैड अ ग्रेट गेम? बिकॉज जब 3 सेंटर बैक आके पीछे होते हैं एंड लिटरली बाकी की पूरी टीम सारी आगे खेल रही है, 6 प्लेयर आपके आगे बढ़े हुए हैं, आपके पास एक बहुत ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे आ जाती है टू लिंक अप द अटैक एंड डिफेंस सिंगल हैंडेडली. ऑफ कोर्स वहां पे हम लोग देखेंगे कि मूसियाला फिर साने में से भी कोई ड्रॉप करेगा बीच में उनको हेल्प करने के लिए, किमिच भी ड्रॉप कर जाएगा, गुरेरो भी ड्रॉप कर जाएगा, गोरेट्स्का आगे आ जाएगा डिफेंस से टू लिंक अप विद पाव्लोविच. बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी वहां पर टू लिंक अप द डिफेंस एंड द अटैक? इट वॉज पाव्लोविच. एंड इतनी ज़्यादा स्पेस क्रिएट करके देना, बिकॉज वो अकेला बंदा मंडरा रहा था वहाँ पे 3 सेंटर बैक के आगे, तो उसको पूरा गेम डिक्टेट करना है, वहाँ से होल्ड अप करना है. दैट रोल वॉज डन प्रिटी वेल बाय पाव्लोविच. मैंने आई पर्सनली नॉट सीन मच ऑफ हिम, तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि कितना कॉन्फिडेंट वो लग रहा था, स्पेशली एज द गेम प्रोग्रेस. बिकॉज पूरी बायर्न म्यूनिख की टीम का अगर आप एक बेसिक पैटर्न देख लो इस मैच में, तो ये था कि जैसे जैसे हर एक मिनट गुजरता जा रहा था, बायर्न म्यूनिख की टीम बेटर होती जा रही थी. एंड दिस pattern followed in the second half also. And so was the case with Pavlovic as well. And we saw them growing in the game. जैसे जैसे उन्होंने पोजीशन होल्ड अप करना शुरू करा, पेशेंटली बिल्ड अप करना शुरू करा, एंड विद दैट जैसे जैसे मोमेंटम इनके पास शिफ्ट हुआ, लाज़ियो काइंड ऑफ आई वुड आर्ग्यू कि थोड़ा सा पेल लगने लग गई. आई थिंक लाज़ियो का जो चांस था इस गेम में आने का, वो मेजरली इस बात पे होता कि बायर्न म्यूनिख थोड़ा पैनिक कर जाए, जैसे कि हमने फर्स्ट लेग में देखा था या फिर इस फर्स्ट हाफ के पहले के 10-15 मिनट में देखा था. अगर बायर्न कंपोज है ना मेंटली, तो उनके पास पेपर पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि आप उनको कैसे ही हराओगे. देयर इज जस्ट टू बिग ऑफ अ क्वालिटी गैप बिटवीन लाज़ियो एंड बायर्न म्यूनिख ऑन पेपर. एंड जैसा इनका खेलने का तरीका भी रहा है, अगर बायर्न म्यूनिख अपनी वो इंजन मेंटालिटी पे आ जाए, तो देन देयर इज फ्रैंकली नोबडी स्टॉपिंग देम when they are playing at home. बहुत हाई लेवल की टीम चाहिए होती है फिर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लाज़ियो का when playing away from home इस सीजन बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा भी नहीं है. यूसीएल में इससे पहले 3 ग्रुप स्टेज के मैचेस उन्होंने अवे खेले थे, उनमें से 2 हार गए थे. इस सीजन ये लोग 14 अवे मैचेस खेले हुए हैं, उसमें से आई थिंक 7 या 8 मैचेस ये लोग हारे हुए हैं. सो अ टीम दैट इज टूरिंग अवे फ्रॉम होम, नॉट गुड. प्लस बायर्न म्यूनिख रिगेनिंग देयर फॉर्म, रिगेनिंग देयर कॉन्फिडेंस, तो वो गैप और वाइड ही होता गया इस चक्कर में. एंड जैसे ही एक चांस आई वुड प्रॉब्ली से जो कि लाज़ियो के पास विद लक गिरा, वो जैसे ही मिस हुआ ना, उसके बाद से इट वाज गेम ओवर फॉर देम. एंड मैं किस चांस की बात कर रहा हूँ? जब इमोबिले को एक अनएक्सपेक्टेड हेडर मिला था, जहाँ पे बेसिकली डिलेक्ट जो है वो क्लियरेंस करने का ट्राई कर रहा था, बट उसी से बॉल लग के उसके सर से लग के रिबाउंड होके या डिफ्लेक्ट होके वुड आर्ग्यू उसके पीछे इमोबिले खड़ा हुआ था, उसके सर पे लैंड करती है. एंड नेचुरली बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि डिलेक्ट एकदम से वो बॉल को बीच में इंट्रूड करेगा, तो बॉल केम इन मच फास्टर एंड इन अ मच मोर अनएक्सपेक्टेड वे दैन वॉट मे बी इमोबिले वॉज एक्सपेक्टिंग इनिशियली. एंड सो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया, उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस ट्रैजेक्टरी पे बॉल आएगी, एंड ही ट्राइड टू हेड इट प्रिटी नाइसली, बट देयर वाज नॉट इनफ कॉन्टैक्ट इवेंचुअली, एंड वो गोल मिस हो जाता है. एंड यू कुड सी द टीम हर्टिंग. लाज़ियो की पूरी टीम उस टाइम पे घुटनों पे थी कि यार ये चांस क्यों मिस हो गया. ऑल्दो वंस अगेन आई वुड नॉट ब्लेम इमोबिले दैट मच, बिकॉज आई फील कि अगर वो बिना डिफ्लेक्ट हुए बॉल आती तो शायद वो स्कोर कर भी देता. दैट डिफ्लेक्शन फ्रॉम डिलेक्ट प्रॉब्ली टुक दैट चांस अवे फ्रॉम इमोबिले. जैसे ही वो चांस मिस हुआ, एंड दिस इज वेयर दिस गेम इज सो पेक्यूलर इन माई ओपिनियन,
बिकॉज अगर वो चांस वहां पे बाय चांस कन्वर्ट हो गया होता ना, आई एम प्रिटी डैम श्योर बायर्न म्यूनिख की हमें ये परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली होती उस टाइम तक। जब तक ये इमोबिले का चांस की हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक लाजियो वर प्रॉब्ली द बेटर साइड। ऐसा लग रहा था कि यार हाँ, बायर्न म्यूनिख दे आर गोइंग इनटू द गेम, दे आर ग्रोइंग इनटू द गेम, बट स्टिल लाजियो हैज अ स्लाइट अपर हैंड इन द सेंस कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट और काम लग रहे थे। ऐसा होता है ना कि यार जिस टीम को पता है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी जॉब बहुत क्लियरली पता है, तुम सामने से जो करना चाहते हो कर लो, बट हमें पता है हमें क्या करना है। जब वो सेंस ऑफ एक काम एंड कंपोजर दिख रहा होता है ना एक टीम में, तो आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करते हो उस टीम को देखकर। एंड लाजियो के साथ एग्जैक्टली वही केस था अंटिल दैट मोमेंट, बिकॉज जैसे ही मोमेंट मिस हुआ, आई थिंक वहां से रिदम और मोमेंटम दोनों शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स बायर्न म्यूनिख। एंड देन वी सी द फर्स्ट गोल कमिंग इन, अ ग्रेट बॉल बाय, आई थिंक इट वाज मूलर जिसने वो लॉब करके दिया था, समवन बिटवीन मूलर एंड मुसियाला, आई थिंक इट वाज मूलर दो। एंड देन केन का जो हेडर था, कई लोग आर्ग्यू करेंगे क्या वो टैप इन था, एकदम बेसिकली उस 6 यार्ड बॉक्स के अंदर से मारा है, क्या करा है, हार्डली एनी एफर्ट टू पुट इन। बट अगर आप देखो जो डेस्परेशन था उसमें, जो पोजिशनिंग थी, जो कॉन्टैक्ट उसने क्रिएट करा बॉल के साथ वाइल डाइविंग, द सेम थिंग इमोबिले फेल्ड टू डू जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक, एंड हैरी केन डिड इट विद एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि पिछले कुछ हफ्तों से जो नैरेटिव्स बन रहे थे कि हैरी केन इज नॉट द स्ट्राइकर वी वांटेड, बायर्न म्यूनिख में आके टैंक करने लग गया है, मनहूसियत फैला रहा है, बायर्न म्यूनिख अब ट्रॉफी लेस जाएगी, सो मच प्रेशर, सो मेनी बैड नैरेटिव्स अराउंड योर नेम, एंड देन यू हैपन टू स्कोर दैट क्रूशियल गोल। ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, एंड आई थिंक वो गोल के बाद ना गेम एकदम ही वन साइडेड हो गया, बिकॉज एज सून एज बायर्न म्यूनिख गॉट वन गोल, स्कोर लाइन 1-1 हो चुकी थी अक्रॉस बोथ द लेग्स, एग्रीगेट 1-1 का हो चुका था। एंड देन इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ वन मोर गोल टू स्नैच अवे द विन एंड क्वालिफाई टू द क्वार्टर फाइनल्स। एंड हमने देखा जैसे ही केन ने वो गोल मारा, पूरी की पूरी बायर्न की टीम आगे अंदर बॉक्स में लदी हुई थी, एंड दे वर लिटरली अटैकिंग, आई वुड से हंटिंग डाउन लाजियो 1 मिनट आफ्टर अनदर। एंड फिर जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला था, after 5-6 minutes of this goal, something totally abnormal happens. कॉर्नर से, बायर्न म्यूनिख का कॉर्नर था, कॉर्नर लिया जाता है, बॉक्स के अंदर लाजियो ट्राइज टू क्लियर द बॉल, बट इट क्वाइट फ्रैंकली लैंड्स इन एन ऑकवर्ड पोजिशन फॉर डिलिक्ट। वॉली पे आ रही थी बॉल डायरेक्ट, एंड डिलिक्ट ने पता नहीं क्या सोचा, बिकॉज ही वॉज एट द फार एज ऑफ द बॉक्स, कोई सेंस बनता नहीं है वहाँ से शूट लेने का, बट उसने पता नहीं क्या, ये इंस्टिंक्ट जो एकदम इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है, ही ट्राइड टू शूट इट ऑन द वॉली, एंड मतलब मैंने देखा कि उसने वॉली ली है एंड देन बॉल गोल के अंदर है, इतनी तेज थी वो वॉली। एंड आई एम स्टन्ड एट दैट मोमेंट कि ये क्या हुआ है एग्जैक्टली। दिस इज दैट मोमेंट जो कि गेम सील करने वाला है। सो मच सो दैट आई क्वाइट फ्रैंकली, मैं तो पहले इनिशियल जब लाइव चल रहा था तो मैं तो मिस भी कर दिया था कि थॉमस मुलर का हेडर भी लगा उसमें। फिर रिप्ले में मैंने जाके देखा कि थॉमस मुलर का हेडर लगा था एक्चुअली में, एंड आई कम टू थॉमस मुलर ऑफ कोर्स आई विल, बट अ मोमेंट ऑन डिलिक्ट, बिकॉज दैट गाय जो कि बेंच हुआ है अभी इन द फर्स्ट लेग, कुछ मैचेस इन द बुंडेसलीगा एज वेल ही हैज बीन बेंच्ड बाय तुकेल, देयर हैज बीन अ कंप्लीट फॉल आउट बिटवीन हिम एंड तुकेल, ऑफ कोर्स ये तो सबको पता ही है। For him to drop such a good performance, not just because of this goal, defensively also he was very solid. It also shows his character because he is also very young right now. And I wonder कि if he chooses to leave Bayern Munich at the end of the season, I hope कि लोग मतलब मार्केट में लाइन लगाएं उसके लिए, बिकॉज जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने दी है इस बार, जो कैरेक्टर दिखाया है, he also deserves a lot of praise in my opinion. And so the first half ended on a great high. It seemed as if the tide has completely turned towards Bayern Munich, and अब it is going to be about adding or piling on more goals. Technically देखा जाए तो अभी भी aggregate पे 2-1 ही था स्कोर, मतलब लाजियो को बस एक ही और गोल मारना था and they could have taken the game to extra time, and they had 45 minutes for that, the whole second half. बट हाफ टाइम पे फीलिंग ये नहीं आ रही थी कि लाजियो इक्वलाइज करेगी, फीलिंग ये आ रही थी कि बायर्न म्यूनिख और कितने गोल मारेगी, एंड दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट बायर्न म्यूनिख एक्सूड्स
whenever they're in red hot form. I don't think they are the team to beat right now for sure in UCL. बट मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा अनयूजुअल टैग उनके साथ हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं, द टैग ऑफ बीइंग एन अंडरडॉग गोइंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स अमंग्स द बिगर टीम्स. अगर हम लोग बिगर टीम्स की बात करें, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, PSG, if you want to say, at least right now they're looking really good. इन सब टीमों में the team that has looked the worst this season, it has been Bayern Munich. And yet you cannot take your eyes off of them if you're playing against them. कोई भरोसा नहीं है अगर वो अपने उस मेंटालिटी पे वापस उतर आए, वो तुम्हें रौंद के चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. एंड दैट इज वॉट फर्स्ट हाफ सिग्निफाइड फॉर मी. इनफैक्ट अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी आपको बताऊं तो देयर वाज सच अ बिग डोमिनेशन हियर. 17 शॉट ले चुकी थी बायर्न म्यूनिख सिर्फ फर्स्ट हाफ के अंदर ही. टारगेट पे सिर्फ 4 ही थे, बट 17 शॉट सिर्फ एक हाफ में. दैट इज अब्सर्ड. ऑन द अदर हैंड लार्जो ने सिर्फ 3 शॉट लिए थे एंड 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे. रिमेंबर हाउ फर्स्ट लेग में हमने डिस्कस किया था कैसे बायर्न म्यूनिख फेल टू हैव इवन अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट. इस बार एकदम उल्टा हुआ है. दे हैड प्लेंटी ऑफ शॉट्स एंड लाज़ियो वाज दैट टीम जिन्होंने एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया. फनी हाउ क्विकली द टेबल्स टर्न. बट कमिंग टू द सेकेंड हाफ, यहां पे हम लोग देखते हैं यार कि बायर्न म्यूनिख नाउ लुक वेरी वेरी कंफर्टेबल. कोई क्योस लग ही नहीं रही थी जो कि हमें फर्स्ट हाफ के पहले के 15-20 मिनट में देखने को मिली थी. Bayern looked like a totally different team. They looked back in their elements. And I wonder, was it just about one good momentum phase in any big game? Is that what it takes for them to come back to their primal form? And क्या यही वो मोमेंट था कि अब यहाँ से हम एक डिफरेंट Bayern Munich देखने वाले हैं? I wonder. जिसको लगता है ऐसा कमेंट्स से ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में. बिकॉज 10-15 मिनट निकल जाते हैं सेकेंड हाफ के एंड बायर्न वर लुकिंग टू कंपोज्ड, सो ऑपोजिट टू व्हाट दे वर लुकिंग लाइक इन द फर्स्ट लेग, जहां पे व्हेनेवर दे हैड द बॉल ऑल्सो ऐसा लग रहा था कि यार कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है आगे जाते वक्त. ऐसा लग रहा था कि शायद स्कोर कर ही नहीं पाएंगे. ऐसा लग रहा था कि शायद लाज़ियो को कोई थ्रेट ही नहीं दे पाएंगे. बट यहाँ पे एकदम ही उल्टा था. ऑल्सो द फैक्ट कि उनके पास अब लीड थी तो दे वर नॉट ऑब्लाइज टू स्कोर ऑल्सो हेल्प्ड इन अ ग्रेट वे बिकॉज अब वो प्रेशर नहीं था. एंड आई थिंक इसी की वजह से बहुत कंपोज वे में खेल रही थी बायर्न म्यूनिख. एंड जब ये लोग मेंटली कंपोज हो गए ना, आई थिंक दैट वॉज इट फॉर लाज़ियो. बिकॉज ऑन पेपर क्वालिटी का फर्क ऑलरेडी बहुत बड़ा था इन फेवर ऑफ बायर्न म्यूनिख. द ओनली वे यू कुड कॉम्पनसेट फॉर दैट क्वालिटी वॉज कि भाई लाज़ियो वुड होप कि बायर्न म्यूनिख मेंटली अनस्टेबल हो. जहां पे बायर्न म्यूनिख मेंटली स्टेबल हो गई एंड लाज़ियो ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल हुई बिकॉज अब वो पैनिक करने वाले थे, बिकॉज अब वो ट्रेल कर रहे थे. दे वर द टीम दैट नीडेड टू स्कोर. तो वो गैप जो ऑलरेडी पेपर पे इतना बड़ा था वो और बड़ा होता गया. एंड क्वाइट फ्रैंकली उसके बाद कोई फाइट ही नहीं दे पाई लाज़ियो. द सेकेंड हाफ वॉज टोटल डोमिनेशन बाय बायर्न म्यूनिख. एक और गोल आ जाता है वहां पर एंड ये तो मैं कहूँगा कि चलो हैरी केन के लिए वन ऑफ द ईजियर गोल्स from a rebound by Sane. Sane, by the way, also had a great improvement as opposed to the first leg. जहाँ पे I remember सब लोग गाली दे रहे थे उसको. मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज करा था कैसे there was hardly any intent shown by him going forward. इस मैच में literally every single soul on the pitch that wore the Bayern Munich shirt, they were genuinely wanting to win this game. वो intensity सब में दिख रही थी. And यहाँ पे of course ये गोल आता है, इसके बाद तो गेम वन साइडेड हो ही गया था. There's not much to discuss here. So let's talk about a couple of individuals. Firstly, Musiala. I think he was that one guy जिसने पहले लेग में भी थोड़ा बहुत स्पार्क दिखाया था हम लोगों को. Going forward, he showed that at least he is that outlet जो कि कुछ ट्राई करेगा क्रिएट करने के लिए for Harry Kane. Eventually, he also failed, so Harry Kane had to drop deep and सब criticize कर रहे थे उसको भी. But Musiala in this game, right from the get-go, the way he was involved in all the attacks, the way he was trying to create something, हाथ पे हाथ लेके बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करते रहो, कुछ ना कुछ नए टाइप के पासेस ट्राई करते रहो, चाहे वो लॉब पास हो, चाहे वो लो पास हो, क्रॉस हो. जस्ट द शेयर ईगरनेस इन हिज प्ले टू क्रिएट समथिंग एंड डू समथिंग फॉर हिज टीम, आई थिंक दैट डिजर्व्स क्रेडिट. एंड द सेकेंड गाय ऑफ कोर्स वुड बी थॉमस मुलर. मेरे लिए पर्सनली आई नो हैरी केन को मैन ऑफ द मैच मिला है.
आई पर्सनली थिंक कि थॉमस मुलर को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, मिल सकता है. ही इज एन इक्वल कंटेंडर, जस्ट टू से इट इन अ बेटर वे. बिकॉज अगर उसने वो गोल ना भी मारा होता, आई थिंक उससे ज्यादा इम्पैक्ट किसी ने भी क्रिएट नहीं करा पिच पे. पहले सेकंड से मैंने उस इंसान को देखा है. ही इज प्रॉब्ली द ओल्डेस्ट गाय ऑन द पिच फॉर बायर्न म्यूनिख. हर किसी को गेम में इन्वॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, वो लीडरशिप फिगर दिखाना थॉमस मुलर से. आई नो वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम बीइंग द सीनियर मोस्ट प्लेयर, बट यू वुड आर्ग्यू दैट ही इज पास्ट हिज प्राइम एंड ही हैज वन सो मच कि कोई बहुत नेसेसिटी है नहीं इतना हंगर दिखाने की. बट जस्ट द शेयर IQ दैट ही डिस्प्लेड ऑन द पिच एंड द लीडरशिप क्वालिटीज. मेरा तो पॉइंट ही हुई है कि तुम अगर वो उसके पासेस हटा दो, तुम उसका वो गोल हटा दो, आई वुड हैव स्टिल सेड कि शायद वो मैन ऑफ द मैच डिजर्व करता है प्रॉब्ली, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ही क्रिएटेड थ्रू अदर पीपल. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जब आप एक लीडरशिप फिगर की तरह सबको मोटिवेट कर रहे हो, सबको इन्वॉल्व कर रहे हो गेम पे, सब पे आवाजें लगा रहे हो, तो आप उनकी परफॉर्मेंस भी एलिवेट करके दे रहे हो. एंड सो योर इम्पैक्ट इज बीइंग क्रिएटेड थ्रू अदर मेंबर्स ऑफ द टीम, जो कि पिच पे और अच्छा परफॉर्म करेंगे. आई थिंक वो क्वालिटी मुलर ने जो दिखाई पिच पे, मतलब मुझे लगता है सिर्फ वही कर सकता था वो, और किसी ने करके नहीं दिया वो बायर्न म्यूनिख के लिए. एंड क्वाइट फ्रैंकली एक ही बंदा होता है टीम में जो ऐसा करके भी देता है. किमिच हैड अ ग्रेट गेम राइट विंग से. अपना गुरेरो हैड अ ग्रेट गेम फ्रॉम द लेफ्ट विंग. दोनों ने काफ़ी चांसेस क्रिएट करके दिए, विंग्स को काफ़ी लाइवली रखा. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पर्सनली. किमिच ऑल्सो ओवर द ईयर्स हैज़ कम ऑन टू प्ले एज अ डबल पिवट, या फिर कभी कभी सेंटर बैक पे या राइट बैक पे खेल लेता है. सो गोइंग फॉरवर्ड उसका गेम इतना अच्छा होगा मैं इस मोमेंट पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी दैट. एंड ऑल इन ऑल लाज़ियो इन द सेकेंड हाफ, मतलब 15 मिनट के बाद ही तो इमोबिले को भी सब ऑफ कर दिया था. ही हैड अ नॉक ऑन हिज नी और ऑन हिज लेग समवेयर, तो इंजरी कंसर्न्स की वजह से शायद हटा दिया. देयर वाज क्वाइट फ्रैंकली नो मैच एट ऑल. सेकेंड हाफ टू बी वेरी ऑनेस्ट टर्न आउट प्रीटी बोरिंग बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड हो गया था. एंड मैं ऑनेस्टली इस मैच में घुसते वक्त आई वॉज काइंड ऑफ प्रेइंग कि काश किसी तरीके से शायद अगर कुछ ऐसा हो जाए कि लाज़ियो पहुंच जाए आगे तो मज़ा आ जाएगा. बट बाय द एंड ऑफ दिस गेम आई वुड से कि बायर्न म्यूनिख वर द डिजर्व्ड विनर्स ऑफ दिस गेम एंड दिस होल फिक्सचर एज वेल. दोनों लेग्स को कंबाइन कर लो तो, बिकॉज सेकेंड लेग में दे वर अ डिफरेंट बीस्ट. somewhere where they were when they were maybe 3-4 years back, जहाँ पे वो खेला करते थे. We kind of saw flashbacks of that Bayern Munich and I'm pretty happy for that. So Bayern Munich अब क्वार्टर्स में आ चुकी है and we'll see किसके साथ वो खेलेंगे, क्या होगा exactly. But let's move on to PSG very quickly. PSG का मैच भी साइड बाय साइड चल रहा था, so I could not watch this game in much detail. But मैं थोड़ा सा रिप्ले करके भी देखा मैच को and मुझे लगता है ये मैच ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था फॉर सम रीज़न. इफ़ यू डिसएग्री विद मी मेक श्योर टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स. आई विल टेल यू व्हाई आई फील दिस वे. जब पहला लेग 2-0 पे ख़त्म हुआ था, आई वॉज ऑलरेडी प्रीटी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई पर्सनली एक्सपेक्टेड अ मच बेटर फाइट फ्रॉम रियल सोसिएडाड. आई फेल दैट जिस तरीके का उनका लास्ट सीजन गया था, आई नो इस सीजन में वो बात नहीं दिख रही है, बट जो प्रॉमिस उन्होंने दिखाया हुआ है, जो पोटेंशियल उन्होंने दिखाया हुआ है, आई थिंक नॉट जस्ट मी बट काफ़ी लोग कह रहे थे कि शायद ये एक अंडरडॉग टीम होगी जो कि एक बड़ी टीम को अपसेट करेगी. एंड PSG इज नोन फॉर गेटिंग अपसेटेड. इज इट इवन अ वर्ड? अपसेट मे बी. एंड सो आई थॉट कि यार चलो शायद जीतेंगे तो नहीं, सेकेंड लेग भी नहीं जीतेंगे, बट एक फाइट दिखाएंगे. एंड पीपल वुड आर्ग्यू कि यार 2-1 का ही तो स्कोर हुआ सेकेंड लेग में, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी फाइट दिखाई होगी. बट वेन यू सी द गेम यू विल रियलाइज हाउ वन साइडेड इट वॉज एक्चुअली. गेम शुरू होता है, पहली बात तो जल्दी से लाइनअप्स को कवर कर लेते हैं. आई थिंक एक मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रियल मैड्रिड. नूनो मेंडेस वॉज बैक, हर्नांडेस खेल रहा था, बेराल्डो खेल रहा था, हकीमी खेल रहा था, डोनारुमा वॉज बिटवीन द स्टिक्स, विटिनिया, जायर एमरी एंड फाबियन रूइज, ये हमारे मिडफील्ड को सेटअप कर रहे थे. एंड अप टॉप हमारे पास बारकोला, एम्बापे एंड डेम्बेले थे. अब ऑन पेपर एम्बापे वॉज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, ठीक है, बट लुइस एनरिके ऑफ लेट हैज गिवन हिम द फ्रीडम टू रोम अराउंड द विंग्स एज वेल. बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है. एंड इन माई हम्बल ओपिनियन आई बिलीव
एम्बापे का बेस्ट गेम तभी निकल के आता है जब वो विंग्स पे खेल रहा होता है, या फिर उसको फ्री रोल दे रखा है कि आप बीच में भी आ जाओ, बट आपके पास विंग्स पे जाने की लिबर्टी भी है. एंड सो वी सॉ दैट एम्बापे वंस अगेन वाज द डिफरेंस मेकर. 2 गोल मारे उसने, जिनको पता ही है कि भाई कुछ लीग 1 के मैचेस हम देखते आ रहे हैं, एम्बापे को खिला नहीं रहे हैं उतना, या फिर कभी कभी स्टार्ट भी नहीं करा रहे हैं, या फिर पहले ही बेंच कर दे रहे हैं, सब ऑफ कर दे रहे हैं. एंड सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि क्या एम्बापे पे जो हम लोग ये डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहे हैं. आई वोंट रियली ब्लेम लुइस एनरिके फॉर दैट, बिकॉज आपको अगर पता है कि आप नेक्स्ट सीजन इसके साथ नहीं खेलने वाले हो विद सच अ बिग प्लेयर जो कि इतना इम्पैक्ट क्रिएट करके देता है, तो यू वुड वांट टू ट्रेन योर टीम टू विन विदाउट दैट प्लेयर एज वेल. And so it is a very tricky space to comment on, but I would not really blame Luis Enrique in that. But then you wonder, जिस टाइप का चीट कोड एम्बापे है जो कि उसने इस मैच में दिखाया, how are you not tempted to play him every game? And how is he once again, जैसे वो मैच में वापस आ रहा है, he is creating such a big impact, also being the captain, also having a free role. And then how does Madrid मेक पीस विद द फैक्ट कि शायद ये वो बंदा नहीं होगा जो कि विंग्स पे खेलेगा, ही विल हैव टू प्ले एज द मेन स्ट्राइकर. एंड हाउ आर दे गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एम्बापे इन दैट पोजीशन, आई वंडर. बिकॉज एम्बापे जैसा अभी खेला है, बोथ हिज गोल्स, इफ यू लुक एट बोथ हिज गोल्स, दोनों उस पोजीशन से हैं जहाँ पे वो विंग्स के पास था, क्लोजर टू द विंग्स दैन सेंट्रली. एंड अगर वहां पे मैड्रिड में अगर उसको ये पोजीशन चाहिए तो फिर विनीशियस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपना गेम कुछ एक्सटेंट तक. एंड आई डोंट थिंक मैड्रिड चाहेगी वो करना. बट अगर आप एम्बापे को प्योरली एज अ स्ट्राइकर खिला रहे हो, उसको आप कंस्ट्रेंट कर रहे हो उस सेंट्रल एरियाज में, तो उसका बेस्ट आप कैसे निकाल के लाओगे एंड उसको खुश कैसे रखोगे, ये भी सोचने वाली बात है. बिकॉज जिस तरीके के गोल्स उसने आज मारे हैं हैविंग अ फ्री रोल, कोई क्यों नहीं टेम्प्ट होगा उसको फ्री रोल देने के लिए. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट गोल. टाइट एंगल से हिज बॉडी वॉज एंगल्ड अवे फ्रॉम द गोल, ठीक है, एंड वहां से उसने बॉल कर्ल करके फार पोस्ट पे मारी है फ्रॉम सच अ टाइट एंगल. वो गोल इट्स मैडनेस. आई नो इट सीम्स प्रिटी सिंपल, बॉक्स के अंदर से मारा है तो बहुत फ्लैशी भी नहीं लग रहा, बट जस्ट टू गेट दैट अमाउंट ऑफ वेट इन दैट कर्ल एट दैट स्पीड कि आपने कीपर को बीट भी कर देते टाइट एंगल से, that takes some class from a striker. I think एम्बापे का जो पहला गोल था, that was the highlight of the first half. Because उसके बाद PSG ने भी कुछ खास चांसेस क्रिएट करे नहीं थे. Statistically also 53% ऑफ पोजीशन ले रखा था, 6 शॉट लिए थे, 4 ऑन टारगेट थे. बट here's the real catch. सोसिएडाड ने सिर्फ 2 शॉट्स लिए थे फर्स्ट हाफ में और सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट था, डिस्पाइट हैविंग 47% ऑफ द पोजीशन. ऐसा नहीं कि पोजीशन में बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों टीम्स में, but Sociedad could only take 2 shots. My problem in that game was कि क्या Sociedad गेम जीतने नहीं आई है क्या? वो इंटेंट ही नहीं दिखा रहे थे. ऐसा लगा था कि सिर्फ PSG खेलने के लिए आई है, एंड वो भी कुछ बहुत खास खेल नहीं रहे, वो तो एम्बापे के बिलियंस पे आ गए. बिकॉज एक गोल तो उन्होंने मार दिया, बट उनके फर्स्ट हाफ की XG 1 से कम ही थी, 0.83 की XG थी उनकी. So it was not about Mbappe कह रहा हूँ, PSG being brilliant in the first half. I think it was about 2 things. Firstly, that moment of brilliance from Mbappe that ultimately created the difference. Secondly, the lack of spirit shown by Real Sociedad. I wonder कि क्या सोच रही होगी Sociedad की coming into this game, because घर पे खेल रहे थे, and I know 2 गोल की ट्रेल है, but you can never rule out a remontada against PSG भाई, even if you're a small team. And Sociedad quite frankly has risen up the ranks fairly well in the past few seasons. I was genuinely disappointed by their show in the first half. I think PSG को कुछ फाइट ही नहीं मिली सामने से. बट सेकेंड हाफ में थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं. ऑल्दो एम्बापे फिर से डिफेंस क्रिएट करता है. सेकेंड हाफ शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर एक और गोल, एंड दैट इज अ चीट कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, विच इज कि ही वाज ऑलमोस्ट एट द हाफ लाइन, एंड कैंगन ली ने वहां से एक लॉन्ग बॉल उसको स्पॉट करके डाली. एंड उस टाइम पे ऑफकोर्स ही वॉज नॉट इन एन ऑफसाइड पोजिशन, विच मीन्स कि डिफेंडर उसके आगे खड़ा हुआ है. बट बाय द टाइम ही टच्ड द बॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, वो बॉल पीछे से आ रही है, लॉब होते होते उसने जब पहली बार बॉल छुई, द डिफरेंस बिटवीन हिम, द गैप एंड द डिफेंडर वाज चेजिंग हिम, वो इतना बढ़ता गया है ना,
द पेस इज सो अनरियल, तुम क्या ही कर सकते हो इसमें। अगर एम्बापे एक रन बना रहा है, ही इज ऑन द रन, अगर आपने उसको स्पॉट कर लिया, उस इन बिहाइंड रन के पीछे आपने स्पॉट कर लिया, देयर इज क्वाइट फ्रैंकली मे बी अ 5% चांस कि डिफेंडर उसको कैचअप कर भी पाए, अनलेस ही चूजेस टू फाउल हिम, एंड वहां पे देन यू आर थ्रेटनिंग अ कार्ड, पोटेंशियल कार्ड। एंड ऐसा हैक व्हेन ही इज ऑन द विंग्स, मतलब रियल मैड्रिड माइट बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग अगर उसको सेंट्रली खिलाएंगे तो। एंड वहां पे भी द थिंग डज नॉट एंड जस्ट देयर, बिकॉज उसने वो रन तो बनाई सो बनाई, आगे जाके जो फिनिश करी है, कीपर को नियर पोस्ट पे बीट कर दिया भाई। वी हैव सीन दिस फ्रॉम एम्बापे टाइम अगेन, एंड आई वंडर कि क्या कीपर ने कुछ वहां पे कम एफर्ट डाला, शायद वो बेटर कर सकता था, ज्यादा अवेयर होना चाहिए था। बट अगर एक बंदा ये चीजें बार बार करके दे रहा है अगेंस्ट डिफरेंट गोलकीपर्स, then you have to give some credit to his quality and his skill as well, because जिस पावर से वो शॉट लेता है नियर पोस्ट पे, while creating a doubt कि शायद वो फार पोस्ट पे मारने वाला है, which is why कीपर थोड़ा सा dubious रहता है हमेशा। That is something that hardly anyone does right now in football, all the forwards combined. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार एक ऑफसाइड गोल आता है सोसिएडाड की तरफ से, ओवरटर्न ऑफ कोर्स, बट 80 मिनट के आसपास हो चुके थे गेम में, एंड कोई फेयर चांस बना नहीं था सोसिएडाड के लिए। ऐसा लग नहीं रहा था कि दे विल बी एबल टू स्कोर इवन अ सिंगल गोल। 80 मिनट के बाद हाँ, व्हेन दे वेंट ऑल आउट, फिर वो 1-2 चांसेस बने थे, पॉइंट ब्लैंक से 1-2 चांसेस सेव हो गए डोनारूमा से, एंड फिर अल्टीमेटली एक गोल भी आ गया रिबाउंड पे मार के। बट तब तक गेम सील्ड ऑफ था, बिकॉज ऑन पेपर ये गेम 2-1 पे था, लेकिन एग्रीगेट तो 4-1 का था ना। सो PSG वर वेरी काम, दे हैड नथिंग टू स्ट्रेस अबाउट, एंड दैट इज माई इशू कि PSG की ये रेपुटेशन रही है कि वो पैनिक कर जाते हैं बड़े गेम्स में, टफ सिचुएशंस में, even when they are far ahead, and still Sociedad could not exploit that. Maybe we're expecting too much out of Sociedad, but I believe कि they could have done much better here. Nonetheless, PSG deserved it over the 2 legs, and with this, इस मैच डे पे जो 2 एक्सपेक्टेड टीम्स थी, जो 2 बड़ी टीम्स थी, इवेंचुअली वही क्वालिफाई भी कर गई। एक बार को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, बट बहुत ही प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आए अभी तक। तो लेट्स होप कि अगले मैच डेज में कुछ हमें फेर पलट देखने को मिले। बट नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द UCL फॉर्मेट। ये जो नया UCL फॉर्मेट आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग। आई थिंक पहली बात तो ना, बिफोर लिसनिंग टू माई ओपिनियंस, आई वुड अर्ज यू ऑल टू कॉमेंट डाउन बिलो, अपने ओरिजिनल ओपिनियंस दो पहले, उसके बाद मेरी बातें सुनना, फिर बताना कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहते हो कि नहीं। बिकॉज अभी वी कांट रियली, आई थिंक वी शुड नॉट रियली टेक वन साइड और दी अदर। अगर तुम बहुत ही स्ट्रिक्टली इन फेवर हो या फिर बहुत ही स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हो, तो आई थिंक यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर, द ब्रॉडर पिक्चर और द होल पिक्चर। जिनको पहली बात तो नहीं पता नया फॉर्मेट क्या है, आई वुड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हेयर एक्सप्लेनिंग दैट फॉर्मेट, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। बट जस्ट टू समराइज इट इन एज सिंपल अ वे एज पॉसिबल, पहले जैसे ग्रुप स्टेज होती थी ना, उसके बाद राउंड ऑफ 16 शुरू होता था, तो जो राउंड ऑफ 16 वाला जो नॉकआउट मैचेस है वो तो सारे सेम रहेंगे। चेंज सिर्फ आया है ग्रुप स्टेजेस में। क्या आया है, पहले 32 टीमें होती थी और 8 ग्रुप होते थे, तो हर ग्रुप में 4-4 टीम होती थी, सबसे आप 2-2 मैचेस खेलते थे, तो 6 मैच हो जाते थे। अब क्या चेंज आया है, 36 टीम्स होंगी और सब एक ही टेबल के अंदर है। बट फर्क क्या है कि इसमें 9 टीम्स 4 पॉट में बना रखी इन लोगों ने। 4 पॉट में कैसे डिवाइड करी 9 टीम्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग्स एज पर UEFA। अब वो कब आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे जब आएंगी। तो टॉप 8 टीम्स हो गई, उसके बाद फिर 9 to आई थिंक 16 हो गई, 16 to 24 एंड 24 to जो भी है आगे। एंड सो इन दिस वे ऐसे 4 पॉट बन जाएंगे। एंड देन मान लो रियल मैड्रिड फर्स्ट पॉट में है या फिर बार्सिलोना फर्स्ट पॉट में है, तो फिर बार्सिलोना फर्स्ट पॉट की ही 2 टीम से खेलेगी, सेकंड पॉट के 2 टीम से खेलेगी, थर्ड पॉट के 2 टीम से खेलेगी, एंड फोर्थ पॉट के 2 टीम से खेलेगी। सिर्फ एक मैच खेलेगी, 2 मैचेस नहीं होंगे हर टीम से, विच मीन्स ग्रुप स्टेज में टोटल 8 मैच हो जाएंगे आपके। इसमें से 4 होम में होंगे, 4 अवे में होंगे रैंडमली। एंड इसके बाद क्या होगा कि यार
जब हर टीम 8 मैचेस खेल चुकी होगी तो जो 36 टीमों का एक पूरा लीग ग्रुप बना हुआ है, इसमें जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो तो क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए डायरेक्टली। अब राउंड ऑफ 16 के लिए जो बची 8 टीम है उसके लिए जो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, 9th रैंक से लेके 24th रैंक तक जो टीम है, जो बेसिकली जो नेक्स्ट 16 टीम है 8 के बाद, उन सब का फिर नॉकआउट मैचेस होंगे 2 लेग के, और फिर उनमें से जो जो 8 टीमें जीत जाएंगी वो फिर राउंड ऑफ 16 में जाएंगी उन पहली 8 टीम्स के साथ। जो टीमें हार जाएंगी वो चली जाएंगी यूरोपा लीग में, और जो आखिरी की 10-12 टीमें थी जो कि राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो सीधा ही बाहर हो जाएंगे, वो कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जाएंगे। आई नो बहुत मुश्किल है समझना, 2-3 बार देख लेना। मैं खुद 2-3 बार मैंने बार वो वीडियोस देखी है समझने के लिए। आई गेस प्रॉब्ली अगर तुम किसी ग्राफ के साथ देखोगे तो भी हेल्प तुम्हें ज़्यादा मिलेगी समझने में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। बट ये तो बात होगी थोड़ा बहुत फॉर्मेट का है एग्जैक्टली। द मेन पॉइंट इज इट एग्जैक्टली गुड और इज इट प्रिटी बैड? एंड मुझे लगता है यहाँ पे देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू दिस। व्हाई डू आई से दैट? लेट्स ट्राई टू डायसेक्ट दिस आर्ग्यूमेंट इनटू प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, 2-3 हम लोग फायदे डिस्कस करेंगे, 2-3 हम लोग नुकसान डिस्कस करेंगे। पहला फायदा क्या है जो कि सबसे बड़ा होने वाला है, हम लोग क्लब्स का, फैंस का और प्लेयर्स का, तीनों का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। सबसे बड़ा फायदा है कि बड़े गेम्स होने वाले हैं तो पैसा ज़्यादा होगा। इसमें फैन का पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई बड़े मैचेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या होता है, बार्सिलोना के ग्रुप में पोर्तो है, वो एंटवर्प है, ऐसे टीम्स हैं, तो आपको पता है बेसिकली कि क्या रिजल्ट होने वाला है। I don't think although Barca is a good example because we have a knack of bottling against these teams as well. एग्जाम्पल सिटी को ले लो, उनके टीम में, उनके ग्रुप में जो भी टीम्स होती हैं यू नो कि सिटी मोस्टली जीतने ही वाली है। बट अब क्या है कि सिटी को जो फर्स्ट स्पॉट है जहाँ पे टॉप 8 टीम्स हैं वहाँ पे 2 मैचेस खेलने होंगे, विच मीन्स सिटी कुड पोटेंशियली भी प्लेइंग रियल मैड्रिड, दे कुड पोटेंशियली भी प्लेइंग बार्सिलोना, दे कुड भी प्लेइंग बायर्न म्यूनिख। कोई 2 मैचेस ऐसे बहुत तगड़े उनको मिलने वाले हैं ग्रुप स्टेज के अंदर ही अंदर 8 में से। एंड सो ये बड़े मैचेस ग्रुप स्टेज से ही शुरू हो जाएंगे। एंड क्योंकि सारी की सारी टीम्स 36 की 36 टीम्स एक ही लीग ग्रुप में हैं, तो एक एक लॉस मैटर करेगी यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उन 36 टीम में से टॉप 8 में फिनिश करना है आइडियली, अगर आपको राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना है तो, वरना फिर आपको वो प्ले ऑफ्स खेलने पड़ेंगे दोबारा। एंड सो एवरी सिंगल गेम वुड काउंट, एंड इसमें दिस इंक्लूड्स द बिग गेम्स। एंड सो यू वुड वंडर कि इतने बड़े गेम्स हो रहे हैं, इट वुड बी सो नाइस एज अ फैन एज वेल, आपको इतने सारे बड़े मैचेस कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। वरना ग्रुप स्टेज में क्या होता है, बेसिकली कई सारे मैचेस तो स्किपेबल होते हैं, आपको पता होता क्या रिजल्ट होने वाला है। क्लब का पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये है कि पैसा ज़्यादा होगा बिकॉज बड़े गेम्स होने वाले हैं। एक और फायदा क्या है, ये पहले जो है यूसीएल में 125 मैचेस हुआ करते थे, अब 189 मैचेस हुआ करेंगे। उतना बड़ा राइज अप होने वाला है, 64 मैचेस ज़्यादा। तो ज़्यादा मैचेस का मतलब वंस अगेन ज़्यादा पैसा होगा, एंड फैंस के लिए भी अच्छा है भाई, अब कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हमें मिलता ही रहेगा, हर हफ्ते 2 मैचेस देखने को मिलते रहेंगे। सो फैंस और क्लब के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही अच्छा है ये। क्लब्स को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, फैंस को एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिल रहा है। प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अच्छा क्या है, द ओनली पॉजिटिव दैट आई कुड थिंक ऑफ राइट नाउ इज मे बी बिग गेम एक्सपोजर, just the ability or the fortune of being able to play against bigger teams more often in a season, because some players do want to test themselves on the bigger stage. तो एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही सोच सकता हूँ सिर्फ। और क्या फ़ायदा है यहाँ पे, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगी पार्टी वो प्लेयर्स ही हैं इस सिचुएशन में, इन अ नेगेटिव वे। बिकॉज नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स। नुकसान क्या है इस डिसीजन के? पहला नुकसान तो है भाई इंजरीज, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान है एंड प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। हमने इस सीजन ऑलरेडी देखा है कितनी ज़्यादा इंजरीज बढ़ चुकी हैं। इसके ऊपर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बनाया था जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कैसे प्लेयर्स लाइक गावी, पेड्री, इनकी इतनी ज़्यादा इंजरीज क्यों हो रही है। एक साइंटिफिक रीज़न हमने निकाला था इसके पीछे, कुछ रिसर्चेस हुई थी इसके पीछे कि कैसे प्लेयर्स दैट प्ले टू मच बिफोर दे टर्न 20 उनका करियर आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। उस पॉडकास्ट को मैं लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में आपको दिख जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अभी हमने एज अ बार्सा फैन में कहूँ अगर, अभी हमने एग्जांपल देखा है पेड्री का,
अभी हमने एग्जाम्पल देखा है डियोंग का, गावी का। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इतनी सारी इंजरीज हर टीम में, नॉट जस्ट बार्सिलोना, मैड्रिड की टीम में भी कितनी डिप्लीटेड थी यार। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इतने सारे टीम्स के इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड क्यों हो रहे हैं इस साल, इस सीजन। इट इज मेनली बिकॉज इतना ज्यादा वर्कलोड बढ़ा हुआ है इस वक्त कि प्लेयर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस पूरे गेम के, इस पूरे सिचुएशन के, जिनकी बात सबसे ज्यादा सुननी चाहिए, जिनको सर आंखों पे रखना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, उनको ही आपने जेपर्डी में डाल दिया है, उनकी ही आपने हालत खराब कर दी है बाय टेकिंग दिस डिसीजन। बिकॉज आप कहोगे कि यार सिर्फ 2 ही तो और मैचेस हैं, 6 की जगह 8 खेल रहे हैं, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। इन 2 मैचेस को आपको ना ही सिर्फ इस कैलेंडर में एडजस्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप टॉप 8 में नहीं आते अल्टीमेटली और आपको मान लो वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफायर्स खेलने पड़ गए, नॉकआउट मैचेस, तो 2 और मैचेस आपके ऐड हो जाएंगे, विच मीन्स 6 से सीधा 10 मैचेस अब आपको खेलने पड़ रहे हैं ग्रुप स्टेज में, 4 मैचेस और। दैट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 75% इंक्रीज, 75 क्या मतलब 2/3 ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 6 to 10। एंड यू वुड वंडर कि यार इसकी एंड लिमिट कहाँ पे है, बिकॉज ये तो अभी की बात हो रही है। हम कैसे भरोसा कर लें कि आज से 5 साल बाद यूएफए ये नहीं कहेगा कि इसके मैचेस और बढ़ा दो। इनफैक्ट अभी बात चल रही थी कि 8 की जगह आइडली 10 ग्रुप स्टेज मैचेस रखो, बट देन वो थोड़ा लैश बैक मिला एंड दे रियलाइज कि भाई कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इतना एडजस्ट कर नहीं पाएंगे कैलेंडर में, मे बी रिड्यूस इट टू 8 एंड देन वो इनडायरेक्टली 10 मैच खिला दो आपको प्ले ऑफ्स के थ्रू फॉर राउंड ऑफ 16। मुझे लगता है यहाँ पे फ़ायदा फैंस का भी है, यूएफए का भी है, बोर्ड का भी है, क्लब्स का भी है, सबको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, फैंस को एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिल रहा है, बट प्लेयर्स का क्या? The fortune of getting to play against big teams on big occasions is not greater than the threat of a career-ending injury that can happen because of overload. Workload management कहाँ है? And that is the biggest red flag for me in this format. 1-2 और कॉन्स की बात करते हैं। सेकेंड कॉन मुझे ये लगता है कि भाई दिस इज बेसिकली समवट लाइक यूरोपियन सुपर लीग, बस यहाँ पे पैसे जो है वो क्लब्स की जगह यूएफए को ही मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स क्लब्स की भी थोड़ी तो इनकम बढ़ेगी बिकॉज मैचेस ज़्यादा खेलेंगे एंड बड़े मैचेस भी ज़्यादा खेलेंगे, तो थोड़ा शेयर तो बढ़ेगा ही जितना भी है, बट दे विल स्टिल बी लूजिंग आउट ऑन अ मेजर चंक टू यूएफए। एंड इससे अच्छा तो फिर मुझे लगता है कि फिर सुपर लीग ही ले आते यार, अगर ऐसा ही टाइप का फॉर्मेट रखना था तो एटलीस्ट हमारे क्लब को पैसे तो ज़्यादा मिलेंगे, इतने फाइनेंशियल बर्डन में तो नहीं रहेंगे। बट ये फॉर्मेट इट सीम्स लाइक यूएफए ने थोड़ा बहुत बोरो कर लिया है सुपर लीग से विद द इंटेंशन कि हम लोग फॉर्मेट चुरा भी लें थोड़ा बहुत, लेकिन पैसा हमारे पास ही रहे। सो उसमें भी क्या ही फ़ायदा हो रहा है, आप जिस भी क्लब के सपोर्टर हो उसके कितना ही फ़ायदा हो रहा है इसमें। एंड थर्ड इज कि यार ये फॉर्मेट जो है एग्जैक्टली अभी आप ही ने सुना मुझे फॉर्मेट एक्सप्लेन करते हुए, पहली बार में कितने लोगों को समझ में आया होगा? मुझे को समझ में नहीं आया पहली बारी में कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। जो नए लोग फुटबॉल देखेंगे, फुटबॉल अगर इफ इट वांट्स टू ग्रो एज एन इवन बिगर स्पोर्ट देन इट ऑलरेडी इज, नई जनरेशन को कैप्चर करना है। इट इज नॉट इवन अबाउट जस्ट ग्रोइंग इन द करंट जनरेशन कि इस जनरेशन के जितने लोग हैं हर कंट्री में उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको एक्सप्लोर करो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉप मार्केट्स हैं जैसे कि यूरोप, उसकी भी जो अगली जनरेशन आएगी जिनके अटेंशन स्पैन्स और छोटे होने वाले हैं, जो और ज़्यादा सिंपल चीज़ें प्रेफर करेंगे, क्या उनके पास इतना पेशेंस होगा कि वो बैठ के समझे कि ये फॉर्मेट क्या है एग्जैक्टली? बिकॉज अभी का ग्रुप स्टेज फॉर्मेट इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट दिस वन कि यहाँ पे ऑल्दो सब 36 के 36 टीमें एक ही ग्रुप में है, लेकिन वो सबकॉन्शियसली 9 पॉट्स में 4 पॉट्स में डिवाइडेड भी है, और खेलना कोनी में है, लेकिन आपकी रैंकिंग जो है वो पूरी लीग के हिसाब से होगी। क्या चल रहा है एग्जैक्टली? क्या एक नया व्यूअर इस चीज़ को एंटरटेन करेगा या फिर सोचेगा अरे यार 10 और स्पोर्ट हैं जो कि सिंपलर टू अंडरस्टैंड है, मैं उन पर ध्यान लगाता हूँ। दिस इज द सेम इशू दैट वी डिस्कस विद क्रिकेट ऑल्सो, स्पेशली विद द सिस्टम ऑफ DRS, अंपायर्स कॉल, ये सब चीज़ें, इट मेक्स ऑल द मोर, इट क्रिएट्स ऑल द मोर हैसल फॉर अ न्यू व्यूअर टू अंडरस्टैंड द गेम। एंड सो I see somewhat
समथिंग समवॉट सिमिलर हैपनिंग टू फुटबॉल इफ दिस फॉर्मेट कम्स इन यूसीएल, क्योंकि यूसीएल इज दैट प्रीमियर क्लब टूर्नामेंट. क्लब फुटबॉल में इससे ऊपर कुछ नहीं मानते. एंड अगर वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है तो लोग कैसे फॉलो करेंगे? वर्ल्ड कप तो 4 साल में एक बार आता है, हर साल तो यही चलता रहेगा, तो इसको भी फॉलो नहीं कर पाओगे आप, तो फिर कैसे ही मजे लोगे? ये मुझे लगता है कि यार इंजरीज के बाद सबसे बड़ा इशू यही है. एंड अगर इस फॉर्मेट का पर्पस ये था फ्रॉम फैंस पर्सपेक्टिव कि भाई फैंस का अटेंशन स्पैन कम है, इनको बड़े बड़े मैचेस और फ्रीक्वेंटली दिखाओ, तो ये चीज़ होएगी तो, लेकिन एट अ वेरी बिग कॉस्ट विच इज कॉम्प्लेक्सिटी. आप सिंप्लिसिटी को छोड़ के कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हो. एंड ऑफ कोर्स वी कुड से कि यार शायद ये पहली बार हम सुनने से हमें इतना मुश्किल लग रहा है आने वाले लोगों को, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इस फॉर्मेट में देख रहे होंगे तो शायद इतनी मुश्किल होगी नहीं. बट यू कांट हेल्प बट वंडर कि शायद ये कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द गेम माइट हार्म द स्पोर्ट इन द लॉन्ग टर्म. सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने रख दिए. इफ यू हैव एनी अदर प्रो और कॉन देन मेक श्योर कि आप उसे कॉमेंट करें. एंड नाउ आई वुड आस्क यू टू comment your honest opinion on this after listening to what I have said. Has your opinion changed? आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ 2-3 tweaks करके इसको और बेटर करा जा सकता है, ये प्रॉब्लम्स हटाई जा सकती हैं? बिकॉज आई डाउट इसको बेटर कैसे करोगे आप, इन द सेंस कि जो इंजरी वाला इशू इसको आप कैसे हटाओगे, क्योंकि मैचेस बढ़ेंगे तो इंजरी वाला इशू तो आएगा ही आएगा. सेकेंडली फॉर्मेट को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बिकॉज सिंप्लीफाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मैचेस शायद कम हो जाएंगे, तो फैंस वाला पॉइंट चला गया. तो आई थिंक ये बहुत ही ट्रिकी स्लोप पे है एंड इसको मीडिएट करना थोड़ा मुश्किल है. आई पर्सनली बिलीव अगर मुझे इफ आई हैव टू स्ट्रिक्टली चूज समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट कि मुझे एक ओपिनियन तो देना ही देना है, मैं एज अ फैन तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँगा देखने में कि भाई नए फॉर्मेट में नई नई टीम्स आ रही हैं, मुश्किल मुश्किल मैचेस हो रहे हैं. एंड क्योंकि मुझे अब फॉर्मेट समझ में आ गया तो मैं तो बड़ा खुश हूँगा देखने के लिए. बट एक एवरेज फैन या फिर एक नॉट दैट डीप फैन, क्या वो इतना इंटरेस्टेड होगा देखने के लिए? आई डाउट. आई वुड पर्सनली नॉट माइंड दिस बिकॉज मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े गेम्स मोर कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं. बट फिर अगर मैं प्लेयर्स के हिसाब से सोचूं, नए फैंस के हिसाब से सोचूं, अपने उस क्लब के हिसाब से सोचूं कि उसको कितना शेयर मिल रहा है अल्टीमेटली, जो कि सेम फॉर्मेट अगर सुपर लीग में खेलता तो ज़्यादा पैसे मिलते, वो सब चीज़ें सोच के देन आई गेट अ बिट डूबियस अबाउट दिस कि कुड दिस वर्क. But as a fan who understands the sport and the format, I would be interested to see this. Why not? But ठीक है, enough on football. I think now we should move on to cricket because ये होने वाला है भाई बड़ा गेम. कई लोग कहेंगे कि ये डेड रबर है, इसमें क्या ही बात करनी है एग्जैक्टली, क्या ही फायदा है इसको डिस्कस करने का, ऑलरेडी 3-1 सीरीज जीत चुके हैं. बट यही तो खासियत है WTC की, जहाँ पे एक डेड रबर सीरीज में भी एक कोई सिंगल टेस्ट मैच कभी भी डेड रबर हो ही नहीं सकता. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको सीरीज तो जीतनी ही जीतनी होती है, बट आपको एवरी सिंगल गेम अगर आप जीत सकते हो दैट काउंट्स. ट्राई टू विन एवरी सिंगल गेम दैट यू प्ले, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उन सबके पॉइंट्स एड अप होके आपके WTC की रैंकिंग में आएंगे. एंड अगर आप टॉप 2 में फिनिश नहीं कर रहे तो आपके पिछले पूरे 2 सालों की मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज आप WTC फाइनल खेल ही नहीं पाओगे. So even though the series is already won, but this match is going to be super interesting because अभी ये टेस्ट मैच खेल के फिर 2-3 महीने के लिए सिर्फ T20 होने वाला है. 2 महीने IPL, फिर 1 महीना वर्ल्ड कप, प्रॉब्ली जुलाई में आके फिर हम लोग शायद टेस्ट मैचेस दोबारा देखने शुरू करेंगे टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. एंड सो इट इज़ अ वेरी नाइस टाइम टू विन दिस गेम एंड देन स्विच ऑफ फ्रॉम टेस्ट मैचेस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, फॉर 2-3 months, रेस्टिंग अश्योर्ड कि भाई हम टॉप 1-2 में तो रहेंगे ही रहेंगे. आने वाली सीरीज थोड़ी आसान भी होने वाली है, घर पे होने वाली है. वी आर एंडिंग ऑन अ हाई नोट. एंड सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस गेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट क्या ये गेम इतना आसान होने वाला है हमारे लिए? बिकॉज वन माइट आर्ग्यू कि दिस कुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट गेम फॉर अस ऑफ दिस सीरीज. यू वुड बी आस्किंग कि यार मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं, सीरीज जीत चुके हैं, प्रेशर भी नहीं है, अब तो जो हमारे डेब्यूटेंट्स हैं उनको 1-2 मैचेस का एक्सपीरियंस भी हो गया है और सब परफॉर्म भी कर रहे हैं. इंग्लैंड हारे हुए तो उनका मोराल भी डाउन होगा, तो कैसे ये मैच मुश्किल होने वाला है एग्जैक्टली? कपल ऑफ रीजंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कंडीशंस. ठीक है, वील कम टू दैट.
द सेकेंड इज गोइंग टू बी द फैक्ट कि इंग्लैंड, मैं उनको इस बात का क्रेडिट तो दूंगा, और वो बैस बॉल का वजह से है क्या है मुझे ये नहीं पता, कि यार दे वुड नॉट बी लुकिंग टू प्ले एनी गेम, एनी टेस्ट मैच विद अ सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी, कि चलो हम लोग हार गए हैं मैच, सीरीज ऑलरेडी हार चुके हैं, अब इस मैच में जीते ना जीते फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला है इतना। वैसे भी मतलब नाउ यू वुड आस्क मी कि यार अभी तो तुमने कहा कि हर WTC के लिए हर एक टेस्ट मैच मैटर करता है, तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड भी ऐसी सोच रही होगी। वेल क्वाइट फ्रैंकली इंग्लैंड इज़ नोवेयर क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल, शायद 8th पोजीशन पे हैं अभी, तो ये मैच जीत कर भी बहुत ज़्यादा वो खाड़ नहीं लेंगे वो रैंकिंग्स में। तो मतलब समझो तुम बात, जिसको टेंशन होती है टॉप पे आने की, वो बंदा होता है जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ में चल रहा है, जिसके पास एक फेयर चांस तो है टॉप पे आने का। जो बंदा ऑलरेडी बॉटम पे बैठा हुआ उसको क्या टेंशन होगी टॉप पे आने के लिए, वो तो नथिंग टू लूज पे खेल रहा है। सो इंग्लैंड हैज ऑल द रीजंस टू बी कंप्लेसेंट अबाउट दिस। सीरीज हारे हुए हैं, WTC में कोई बहुत अच्छा फ्यूचर दिख नहीं रहा फाइनल में आने का, दे डोंट रियली हैव एन इंसेंटिव to go all out in this test match, but I would give that credit to them. I think वो ऐसी टीम नहीं है जो कि complacent होंगे, they would still want to win this test match. And so because of these two reasons, conditions and the intent of the English team, this game could be very difficult for India, or maybe the most difficult one so far. Now let's come to the conditions, ठीक है? Conditions यहाँ बहुत ज़्यादा tricky होने वाली है. As per reports, नहीं तो चलो सबको, आई थिंक जो लोग भी इंडिया में रह रहे हैं सबको क्लियर ही है इन द नॉर्दर्न पार्ट्स, आजकल ठंड एकदम से दोबारा बढ़ गई है भाई फॉर सम रीज़न। कहाँ लग रहा था मिड फेब में कि यार अब ठीक है, अब गर्मी आने वाली है, होली आने वाली है, आराम से होली खेलेंगे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन फॉर सम रीज़न यू सी कि यार एकदम से हवा ठंडी ठंडी चलने लग गई है, 1-2 दिन बारिश भी हो गई है, स्पेशली इन NCR जहाँ पे मैं रहता हूँ, मौसम एकदम से ठंडा हो गया दोबारा। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मौसम यहाँ पे ठंडा हुआ तो क्या धर्मशाला में गर्मी हो रही होगी? ऑफ कोर्स वहाँ पे मौसम और ज़्यादा ठंडा हो चुका है। एंड सो द कंडीशंस देयर आर मच मोर इंग्लिश दैन दे आर इंडियन। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बारिश हो रही है वहाँ पे, टेम्परेचर्स आर एज लो एज 6 degrees 5 degrees, ग्रे स्काइज, मॉइस्चर इन द एयर. These are the typical characteristics that you associate with an English test match जो कि इंग्लैंड में हो रहा हो. इंडिया में यू वुड बिलीव सनी डे है, डस्टी पिच है, हवा में कोई मॉइस्चर ज़्यादा है नहीं, बॉल टर्न कर रही है, बट यहाँ पे इट इज़ टोटली द ऑपोजिट. एंड सो दिस टेस्ट मैच वुड फील अ लॉट लाइक होम फॉर इंग्लैंड. इनफैक्ट यू कुड आर्ग्यू, सुनील गावस्कर ने तो ये भी कहा है कि this test match is more homely for England as compared to India. Although geographically match India के अंदर हो रहा है, but the conditions are such कि this match would feel much more at home for England. And अगर मैं specifically इस टेस्ट मैच के दौरान की बात करूं, पहले दिन पर ही बारिश होना expected है. It could be a major spoil sport for us because ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से इतना ज़्यादा टाइम निकल जाए कि टेस्ट मैच अल्टीमेटली ड्रॉ ही हो जाए एंड कोई रिजल्ट ही ना है, बिकॉज फिर वो WTC में पॉइंट शेयर हो जाएंगे एंड वी आर अननेसेसरी लूजिंग आउट ऑन द टॉप पोजीशन. बट उसका हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में है नहीं. फर्स्ट डे पे इट इज एक्सपेक्टेड कि बारिश होगी, टेम्परेचर्स वुड बी एज लो एज 5-6 degrees, मतलब कि काफ़ी ठंड होने वाली है. बट सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ऐसा बोला जा रहा है कि द टेम्परेचर्स, द वेदर वुड इम्प्रूव, बादल थोड़े बहुत हट जाएंगे, थोड़ी धूप निकल आएगी, बारिश के चांसेस नहीं होंगे. तो सेकेंड डे ऑनवर्ड्स अंटिल द फोर्थ डे you could expect some sunshine and a better weather to play on. And so this makes for a very interesting toss because हमने यूजुअली कितनी बार इस चैनल पे डिस्कस करा है कि यार जब भी इंडिया में टॉस जीतो टेस्ट मैच में तो हमेशा पहले बैटिंग करो. मोस्ट लाइकली 90% ऑफ द टाइम्स ये डिसीजन हमेशा सही ही होगा, बट ये मैच उस 10% पे फॉल करेगा इन माय ओपिनियन. व्हाई डू आई से दैट? जब आपको पता है पहले दिन पे बारिश हो सकती है, मैं कह रहा हूँ अगर बारिश ना भी हो बट द शेयर पॉसिबिलिटी इंडिकेट्स कि हवा में बादल होने वाले, मॉइस्चर होने वाला है हवा में, विच मीन्स एक बहुत बड़ा चांस है बॉल के लिए स्विंग करने का. अच्छा, धर्मशाला की पिच हमें वैसे भी ऑलरेडी पता ही है कि घास वहाँ पे हमें देखने को मिलती है. इट इज़
द मोस्ट फॉरेन एस्क पिच इन इंडिया, इन द सेंस कि जहाँ पे इंडिया में टिपिकल ट्रेट रहता है कि बॉल टर्न करेगी, पिच डस्टी होगी, थोड़े क्रैक्स होंगे, गड्ढे होंगे, और जहाँ फॉरेन में हम देखते हैं कि घास होती है, बॉल ज़्यादा सीम कर रही होती है, स्विंग कर रही होती है. धर्मशाला इज दैट वन पिच दैट इज द क्लोजेस्ट टू द पिचेस इन इंग्लैंड, टू द पिचेस इन साउथ अफ्रीका, इन न्यूजीलैंड, एज अपोज टू एवरी अदर पिच इन इंडिया. सो दिस कंबाइंड विद द फैक्ट कि पहले दिन पे बारिश हो सकती है, विच मीन्स कि हवा में मॉइस्चर होगा. एंड सेकेंड, अ वेरी अंडररेटेड फैक्टर, पिछले 2-3 दिन से वहां पे बारिश लगातार हो रही है, विच मीन्स वहां के जो पिच क्यूरेटर हैं उनको डेफिनेटली बहुत टाइम मिला नहीं होगा पिच प्रिपेयर करने का. पूरे टाइम तो बारिश ही हो रही, तो पिच प्रिपेयर कब करोगे? एंड सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इन माई ओपिनियन कि पिच इनिशियली थोड़ी डैम्प होगी. डैम्प का मतलब क्या है? मिट्टी जो ऊपर की सरफेस लेवल की है वो तो सुखा दोगे आप थोड़ी बहुत, बट पिच के अंदर अंदर जो वो है ना सरफेस है ना सॉइल की, कई सारी जो लेयर्स हैं, पिच के अंदर अभी भी गीलापन होगा. एंड सो उसके वजह से बॉल फंस के आएगा. बॉल शायद थोड़ा लो बाउंस भी करे या वेरिएबल बाउंस करे, कुछ बॉलें बहुत उछल रही, कुछ नीचे रह रही है. एंड सो ये डैम्पनेस मिला दो, पिच का जो ट्रेडिशनल नेचर रहा है धर्मशाला में वो मिला दो, एंड साथ के साथ कंडीशंस मिला दो. एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि पहले दिन पे बैटिंग करना मुश्किल होने वाला है. एंड सो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट? बिकॉज फर्स्ट डे पे अगर आप सर्वाइव कर गए तो सेकेंड डे से तो आपकी बैटिंग की थोड़ी सी बेटर सिचुएशन होने वाली ही है. बट आपको पहले दिन बैटिंग करनी ही क्यों है जब आप डायरेक्टली सेकेंड डे पे बैटिंग करने आ सकते हो एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन? बिकॉज सेकेंड डे ऑनवर्ड्स टिल डे 3 मे बी डे 4 we will see a good period for batting. This pitch will improve instead of deteriorating as the time will progress. Until of course the end of day 3, maybe day 4, जहाँ से फिर pitch दोबारा deteriorate करनी शुरू करेगी, because इतने ज़्यादा लोग चल चुके हैं उसके ऊपर essentially, ये इतनी ज़्यादा बॉल लैंड कर चुकी है उसके ऊपर, तो वो wear and tear तो होगा ही होगा. But nature wise this pitch will improve in the first few days as time will progress. एंड सो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि आप टॉस जीतो एंड बॉलिंग करो. इस पूरी सीरीज में जिसने भी टॉस जीता उसने पहले बैटिंग करी है. इस मैच में वो अलग होने वाला है. आई होप इंडिया डज द सेम. टॉस जीतेंगे तो हमें बॉलिंग करनी ही चाहिए फॉर श्योर. बट लास्टली लेट्स कम टू द प्लेइंग 11, बिकॉज कई लोग कहेंगे कि बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेइंग 11 होनी चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू थ्रो इन वन कैवियट हेयर, एक वन पॉसिबिलिटी हेयर, एंड देन यू विल टेल मी कि आप एग्री करते हो उससे कि नहीं. Let's start with the obvious picks. I think Rohit Sharma and Yashasvi Jaiswal once again they will be opening. यशस्वी जायसवाल के पास बहुत बड़ा चांस है कि वो इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बना दे, एक सिंगल सीरीज में मोस्ट रन्स मारने का. वो रिकॉर्ड सुनील गावस्कर का रहा है. उनकी डेब्यू सीरीज में उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सम 700 समथिंग रन्स बनाए थे. आई थिंक जायसवाल इज क्लोजिंग इन ऑन दैट. कुछ 50-60 रन्स का फर्क रहता है. ही हैज़ अ ग्रेट चांस कि वो इस मैच में उस रिकॉर्ड को तोड़े एंड मतलब create history for himself and for the country as well. रोहित शर्मा on the other hand, I would believe अगर सेकेंड डे पे हमारी बैटिंग आ जाए, अगर हम टॉस जीत के बॉलिंग कर लें, he could be in for big runs. He should expect himself to score big runs at least. अभी एक सेंचुरी मारी है. I think he should be scoring at least 1 more 100. अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज में आप 200 मारते हो, you would say you had a decent series to start with, maybe because you're too big a player to expect कि आप 2 सेंचुरी भी ना मार पाओ. आइडियली तो मैं कहता हूँ कि 4 टेस्ट मैच की सीरीज में आपकी 2 सेंचुरी होनी चाहिए. सो 5 में अगर आप 3 मार दो तो बहुत ही अच्छा है. बट अगर आप 5 टेस्ट मैच में 200 भी मार रहे हो, इट इज़ अ डिसेंट सीरीज एज पर स्टैंडर्ड्स. जायसवाल एज ए सेड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाएंगे हमारे. शुभमन गिल शुड बी स्टार्टिंग एंड विल बी स्टार्टिंग. आई होप कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी लोग उसको क्वेश्चन कर रहे थे, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अब वो क्वेश्चंस नहीं होंगे. आई थिंक ही हैज शोन इनफ इन द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ टेस्ट मैच कि भाई वो बंदा अभी नंबर 3 पे इम्प्रूव कर रहा है, सेटल होना सीख रहा है. एंड द लास्ट इनिंग्स दैट ही प्लेड इन द फोर्थ टेस्ट मैच, फोर्थ इनिंग्स, जिस तरीके से वो नॉट आउट रह के आया, इट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. सो आई थिंक 1 डाउन पे शुभमन गिल शुड बी देयर. अब नंबर 4 पे आती है बात देवदत्त पडिक्कल की या फिर रजत पाटीदार की. मुझे लगता है यहाँ पे सही डिसीजन होगा टू गो विद रजत पाटीदार. कई लोग कह रहे होंगे कि भाई क्यों, सही डिसीजन क्यों है ये, जो उसने परफॉर्म ही नहीं करा.
आई थिंक मेरी थिंकिंग यहाँ पे, अप्रोच मेरा यहाँ पे क्या है, जब एक बंदे ने ऑलरेडी 2-3 टेस्ट मैच खेल लिए हैं और एक लास्ट टेस्ट मैच बचा हुआ है, एंड उन 3 टेस्ट मैचेस में उसने परफॉर्म करके नहीं दिया है, 2-3 जितने भी हैं, तो डेफिनेटली इसका लास्ट मौका है. एंड अगर वो इस सीरीज में उसको लास्ट मौका नहीं मिला, तो जस्ट टू गिव हिम वन मोर चांस, उसको अब एक फ्रेश सीरीज में स्क्वाड में तो लेके नहीं आएंगे कि भाई इसका पिछले टेस्ट सीरीज में 2 मैच के बाद एक और चांस देना बनता था, तो उसको अब एक नई टेस्ट सीरीज में 1 मैच के लिए दोबारा स्क्वाड में ले आओ और फिर वो चांस दे दो, फिर नहीं करता तो हटा भी दो. मतलब लॉजिस्टिकली भी सेंस नहीं बनता इन चीज़ों का. तो आई थिंक उसको जो लास्ट चांस दिया जाएगा वो इसी सीरीज में देना चाहिए. एंड अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता, तो फिर नेक्स्ट सीरीज में हम लोग 0 से दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं विद अ न्यू प्लेयर, विदाउट द बर्डन और द बैगेज और द थॉट ऑफ वंडरिंग कि यार क्या हमें रजत पाटीदार को एक और चांस देना चाहिए था. वो पूरा एपिसोड, वो पूरा सागा जो यहीं पे निपटा के खत्म करो. अगर वो परफॉर्म करता है तो ही कंटिन्यूज, इफ ही डजंट देन ही इज आउट. सो आई थिंक रजत पाटीदार विल बी प्लेइंग. देवदत्त पडिक्कल के साथ भी क्या होगा, अगर उसने इस मैच में परफॉर्म नहीं करा, तो फिर अगली सीजन में क्वेश्चन उठेंगे कि यार इसने पिछले सीजन परफॉर्म करके नहीं दिया. ऑल्दो इन रियलिटी खेला सिर्फ एक ही मैच है, बट सेलेक्टर्स विल बी टेम्प्टेड टू हैव अ कंप्लीटली न्यू स्लेट इन नेक्स्ट सीरीज. 3-4 महीने बाद होने वाली है. सो आई थिंक देवदत्त पडिक्कल के लिए भी फेयर नहीं होगा अगर वो सिर्फ एक मैच खेले एंड बाय चांस उसमें अच्छा नहीं खेले तो अगली सीरीज में सेलेक्ट ही ना हो. इससे अच्छा वेट आउट इन द नेक्स्ट सीरीज, वेट टू सी कि पाटीदार परफॉर्म करता है कि नहीं. एक मोर लॉजिकल, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रहेगा ये सिलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई थिंक पाटीदार शुड बी कंटिन्यूइंग देयर. नेक्स्ट अप आई थिंक जडेजा खेलेगा ही खेलेगा ऑफकोर्स, बट ही शुड नॉट बी एट नंबर 5. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फैक्ट कि जडेजा को नंबर 6 पर ही रखो. सरफराज खान को ट्रस्ट करके नंबर 5 का स्लॉट दो एंड आस्क हिम टू परफॉर्म देयर. व्हाई नॉट? आई नो वो रणजी ट्रॉफी में नंबर 6 पे खेलता है, बट क्या इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकता? इंडिया में खेलने का कोई मौका मिला, इतना एडजस्ट नहीं करोगे? ऑफ कोर्स ही विल एडजस्ट. सो लेट हिम गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बैटिंग हायर अप एंड शो हिम दैट कॉन्फिडेंस इन हिज ओन एबिलिटीज कि भाई हम तेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तू कर सकता है ये. लेट हिम बैट एट नंबर 5. ये पहले के 5 जो हमारे बैट्समैन हैं, प्रॉपर बैट्समैन रखो. फिर नंबर 6 पे जडेजा को लेके आओ एज एन ऑलराउंडर. नंबर 7 पे विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट अब तो ध्रुव जुरेल ही होंगे. के.एस. भरत का तो अब चांस आई थिंक अब जा ही चुका है. एज सून एज ऋषभ पंत इज बैक, फिर तो मुझे लगता है स्क्वाड में भी नहीं होगा के.एस. भरत, बिकॉज देन जुरेल विल बी ऋषभ पंत बैकअप. एंड द नंबर 8 पे विदाउट एनी डाउट वंस अगेन अश्विन हैज टू प्ले. He will be playing his 100th test match, by the way. I think the 14th Indian to play 100 test matches. Could be wrong. Please correct me if I'm wrong there. And a monumental one, भाई. मतलब 100 test matches खेलना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है. Let's hope that he plays for much longer. A very good record that he could break is इंडिया की हिस्ट्री में टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल अनिल कुंबले ने लिए थे. अश्विन टाई कर चुका है उसको. He could go past him in this test match. And टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में भी आई थिंक वो टॉप 4 में आता है, टॉप 3 में जा सकता है बड़ी सून. सो आई वुड बी होपिंग कि अश्विन को यहाँ पे खिलाया जाए. कोई डाउट ना कर ले कि फास्ट बॉलिंग विकेट है तो इसलिए उसको ना खिलाएं. वो ड्रामा नहीं चाहिए. इंडिया में मैच हो रहा है, थोड़ी बॉल बहुत घूमेगी ही घूमेगी, कुछ भी हो जाए. बट इसके बाद बुमराह विल बी मेकिंग हिज कम बैक. आई थिंक नंबर 9 तुम कह लो, वहाँ पे बुमराह को ही होना चाहिए फॉर श्योर. Could be very well our most crucial player in this test match, especially अगर वो टॉस जीत के पहले दिन पे बॉलिंग करने आ गए तो. पहले दिन पे जो एक्सप्लॉइट बुमराह कर सकता है कंडीशंस को, कोई और नहीं कर सकता इन बोथ द टीम्स आई वुड से. एंडरसन को एक टाइम पे हम कह सकते थे, बट अभी ही इज पास्ट हिज प्राइम. सो आई थिंक बुमराह कुड बी दैट गाय, दैट द मोस्ट क्रूशियल गाय ऑफ दिस टेस्ट मैच अक्रॉस बोथ द टीम्स. तो बुमराह डेफिनेटली स्टार्ट्स. नंबर 10 पे आई थिंक Siraj will continue and I'll tell you why exactly. Because number 11 पे जहाँ पे हम लोगों ने पहले कुलदीप यादव को देखा हुआ है एज अ प्लेयर इन द टीम. नंबर 11 में बैटिंग करने नहीं आता, बट हमने टीम में देखा हुआ उनको. आई थिंक कुलदीप यादव की जगह शायद हम लोग आकाशदीप को खिलाएं यहाँ पर. एंड सो अगर कुलदीप यादव ऑलरेडी खेल रहा होता तब वो डिबेट होती कि हमें आकाशदीप रखना है या फिर सिराज रखना है. एंड ऑल्दो आई थिंक वहाँ पे भी सिराज डिजर्व सम क्रेडिट बीइंग द सीनियर गाय. बट मुझे लगता है कि तीनों पेसर खेलेंगे एंड देयर इज अ हाई चांस कि कुलदीप यादव शायद ना खेलें. एंड दैट कुड बी द राइट डिसीजन. आई नो बैटिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे होने वाली है, बिकॉज कुलदीप यादव ने भी सरप्राइजिंगली बहुत प्रॉमिस दिखाया जस्ट लाइक अक्षर पटेल एट नंबर 9. बट मे बी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द बैटिंग
added advantage of batting because we need 3 pacers that can exploit day 1. मैं कह रहा हूँ अगर डे 2 पे भी मान लो टॉस हम लोग हार गए, बैटिंग हमने डे 1 पे करी है, बॉलिंग डे 2 पे आ रही है, कोई भरोसा नहीं है वेदर का यार. बारिश डे 2 पे भी हो सकती है, डे 3 पे भी हो सकती है. एंड टेम्परेचर्स तो कंसिस्टेंटली 5-6 डिग्री के रहेंगे थ्रू आउट द टेस्ट मैच. So why would you not want to have 3 proper pacers that can exploit those situations, especially of the caliber of Bumrah, Siraj, and the promise that Akashdeep has shown in the last test match in the first innings. उसके बाद सेकंड इनिंग्स में तो उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी. तो जिस इनिंग में उन्होंने 3 विकेट लिए उसके बाद उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी, तो आप 3 विकेट लेने का सीधा उनको मैच ही हटा दोगे, सीरीज ही हटा दोगे. डजंट रियली मेक सेंस टू मी. सो आई पर्सनली फील कि 3 पेसर हमारे साथ होंगे प्लस अश्विन जडेजा, विच मीन्स 5 बॉलर्स, बट बैटिंग हमारी नंबर 8 तक ही है, अश्विन तक ही है, उसके बाद कोई बैट्समैन नहीं है. ये छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे होगा. कुलदीप यादव विल अनफॉर्चुनेटली सिट आउट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस हियर. एंड आई थिंक दिस शुड बी आवर लाइनअप फॉर दिस टेस्ट मैच. आई वुड बी अ लिटिल सरप्राइज अगर हम लोग 3 स्पिनर के साथ जाएंगे यहाँ पे, अनलेस पिच टर्न्स आउट टू बी समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. कि भाई पिच को एकदम ही खुरेद दिया लास्ट दिन पे आकर एंड टर्नर टाइप की बना दी, स्लो टर्नर बना दिया, तो फिर समझ में आता है कि आप कुलदीप यादव को खिला रहे हो. बट गोइंग बाय द हिस्ट्री, गोइंग बाय द करंट सिचुएशन, बाय द वेदर, बाय द डैम्पनेस इन द पिच, आई थिंक 3 पेसर होने चाहिए. आई वुड बी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि इंग्लैंड भी क्या स्ट्रैटेजी लेके आती है. बिकॉज अभी तक हमने क्या देखा उनसे कि कभी कभी एक ही पेसर खिलाते हैं, एक टेस्ट मैच से यहाँ पे 2 पेसर खिला दिए. क्या वो भी इस बार 3 पेसर्स के साथ जाएंगे या फिर एटलीस्ट 2 पेसर्स के साथ जाएंगे इन मार्क वुड एंड अपना जेम्स एंडरसन? आई थिंक एंडरसन को तो खिलाना ही चाहिए यहाँ पर. द सेकेंड गाय बिटवीन ओली रॉबिन्सन एंड वुड, वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन खिलाते हैं. क्या पता तीनों को खिला दें, हु नोस. मज़ा आएगा देखने में मैच को. माई प्रेडिक्शन वुड बी दैट आई एम स्टिल बैकिंग इंडिया. एक आउटसाइड थॉट मुझे लगता है कि मैच ड्रॉ हो सकता है, सिंपली बिकॉज आई एम अफ्रेड कि शायद बारिश की वजह से कुछ सेशंस कट जाएं, वहाँ पर गेम ही ना हो. आई डोंट थिंक इंग्लैंड इज विनिंग दिस. आई थिंक इट हैज़ टू बी इंडिया या फिर एक ड्रॉ थैंक्स टू द रेनफॉल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब यार 4-1 की अगर हम सीरीज जीत गए. जब हमने सीरीज शुरू होने से पहले एक प्रीव्यू करा था सीरीज का पूरा एक पॉडकास्ट में, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 4-1 ही होगा. एंड आफ्टर द लॉस ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच इट सीम्ड क्वाइट फार-फेच्ड, क्योंकि अगले 4 टेस्ट मैचेस आप चारों लगातार कैसे जीतोगे, थोड़ी लंबी कहानी लग रही थी वो. बट इफ़ वी हैपन टू डू दैट, विच मीन्स हमने 5 टेस्ट मैच है तो मतलब 80% पॉइंट्स हमने ले लिए सीरीज के. दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड अ बिग ह्यूमिलिएशन फॉर बेसबॉल एज वेल. 4-1 पिटना कोई छोटी बात तो नहीं है. सो लेट्स सी क्या होता है. वील डिस्कस द गेम एज इट हैपन्स. पॉडकास्ट में लोग डिटेल्ड एनालिसिस भी करते रहेंगे उसका. होप यू ऑल एंजॉय टुडेज एपिसोड. कुछ सीखने को मिला हो अच्छा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. एक सेकंड चैनल भी हमने खोला रिसेंटली जहाँ पे हम लोग इन्हीं सब पॉडकास्ट के छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं, बेस्ट हाइलाइट्स निकालते हैं और उस चैनल पे डालते हैं. तो अगर आपको बिंज वॉच करना है छोटे कंटेंट पे तो आप वो चैनल भी देख सकते हो. एंड इस चैनल से जो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको भी देखिए एंड कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी.